एवरीवन। अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी प्रोफेशन में भी हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं या फिर खास तौर पे टीचर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो टॉपिक भारत के हर नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे संबंध रखती है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है अपनी इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में, यानी कि शिक्षा नीति में। इससे पहले 1986 में जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तब हमने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया था। और दूसरे देशों के कंपैरिजन में देखें, अगर चाइना के कंपैरिजन में या फिर अमेरिका के कंपैरिजन में, तो वे अपने एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी फ्रिक्वेंटली बदलाव करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश ने ऐसा बदलाव अभी तक नहीं किया था, जो कि एक बहुत लंबे समय बाद ये बदलाव किया है। और जो इस बदलाव के बारे में ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। वैसे तो आपने अखबारों में या फिर चैनल्स में, टीवी चैनल्स में आपने देखा ही होगा, इसके बारे में समझा होगा कि ये क्या है, कैसे बदलाव किए हैं भारत सरकार ने। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये है कि आपको एक स्टूडेंट की मेंटेलिटी का पता चले कि जिसके लिए ये एजुकेशन पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव किया गया है, वो इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या समझता है, उसकी क्या सजेशंस है, वो उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या सोचता है, क्या समझता है इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो जो सबसे पहला जो चेंज किया भारत सरकार ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, वो है नो स्ट्रीम सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हमारे देश में अगर कोई भी बच्चा स्कूलिंग की शुरुआत करता है, तो सबसे पहले वो प्री प्राइमरी स्कूल में जाता है, नर्सरी केजी पढ़ता है, उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल्स में जाता है, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल में, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी स्कूल में जाता है। लेकिन सेकेंडरी स्कूल जाने के बाद, 10th पास करने के बाद, उसकी लाइफ क्या हो जाती है, एकदम चेंज हो जाती है। लाइफ चेंज उसकी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी कोई बच्चा 11th क्लास में अपना पहला कदम रखता है, तो उसको सबसे पहले 3 रास्ते दिखाए जाते हैं, 3 स्ट्रीम दिखाए जाते हैं, जिनका नाम है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। अगर कोई बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको हिस्ट्री, पोल साइंस, जियो और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने मिलेंगे। अगर साइंस में जाना चाहता है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। अगर बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है तो उसे अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स या फिर मैथ, ये सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप प्रैक्टिकली सोचिए कि मैं किसी भी बच्चे को कुछ सर्टेन सेट ऑफ सब्जेक्ट पकड़ा दूं और कहूं कि बच्चे ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और उस बच्चे को, वो बच्चा खुशी खुशी उस सब्जेक्ट को पढ़ने भी लग जाए, उसको सारे सब्जेक्ट पसंद आ जाए। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। क्या होता है कि मान ले किसी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट एक जियो भी है और जियोग्राफी भी है और फिजिक्स भी है, तो क्या होता है कि जैसे ही वो 11th क्लास में जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो वो जियो चूज़ करे, जियो के साथ वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में चला जाए, या फिर वो फिजिक्स चूज़ करे और साइंस में चला जाए। बाकी के सब्जेक्ट उसके लिए मैटर ही नहीं करते कि वो उसे पसंद है कि नहीं है। उसको क्या करते थे, एक तरह से मतलब धक्का दे के एक स्ट्रीम में घुसा देते थे कि आपको ये सब्जेक्ट ज़बरदस्ती पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं था। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है कि मैं जब तक 10th क्लास में था ना, तब तक क्या था कि मेरा जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी फेवरेट था। मेरा जो जियो सब्जेक्ट है वो काफ़ी फेवरेट था। इसी के साथ मुझे फिजिक्स सब्जेक्ट भी काफ़ी पसंद था, लेकिन मुझे केमिस्ट्री से नफरत थी। लेकिन जब मैं 11th में गया तो मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। मेरे को मतलब बहुत जोर का एक झटका लगा कि मैंने पूछा समाज के कुछ विद्वानों से कि भाई मुझे जियोग्राफी भी पसंद है और फिजिक्स भी पसंद है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो दुविधा हो गई तुम्हारी, अगर तुम जियोग्राफी लोगे तो तुम्हें हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स ज़बरदस्ती पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे अगर तुम फिजिक्स लोगे तो तुम्हें केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने पड़ेंगे, या फिर तुम्हें बायो पढ़ना पड़ेगा। तो यार मुझे तो केमिस्ट्री से वैसे भी नफरत थी, तो मैंने इस साइंस को तो वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन मुझे जियोग्राफी में ये हिस्ट्री वगैरह भी पसंद नहीं थे, तो ये मैंने इसको भी छोड़ दिया। फिर मैं तीसरे लाइन में घुस गया, अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स और मैथ वाले कॉमर्स की लाइन में। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ, ऐसा लाखों बच्चों के साथ हो रहा है इस देश में। लाखों बच्चों के साथ अब तो नहीं होगा, खैर इससे पहले बहुत बार हुआ है लाखों बच्चों के साथ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एक स्टूडेंट के नज़रिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट को कैसा फील होता है जब वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट छोड़ के दूसरे स्ट्रीम में ज़बरदस्ती घुस जाता है। तो लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक खुशखबरी है। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने क्या कहा है, ये आर्ट, साइंस, ये कॉमर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हटाओ इनको, ये फालतू चीज़ें हैं। सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने आपको 5 सब्जेक्ट दिए, 5 या 6 जितने आप पढ़ना चाहते हो। जब भी सेकेंडरी स्कूल पास करोगे तो आपके पास चॉइस होगी। आप चाहे तो इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लो, इनमें से कोई चूज़ कर लो, चाहे इनमें से कोई चूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आप पोल साइंस के साथ फिजिक्स भी चूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप जियोग्राफी के साथ अकाउंट भी चूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास तो एक तरह की ये लिबर्टी दी है सरकार ने हमारे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आप चाहे तो आपकी मर्जी चलेगी। आप जो सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, जिसमें आप करियर बनाना चाहते हो, वो सब्जेक्ट चूज़ करो
करो, उसको पढ़ो, उसको आप समझो और उससे अपना फ्यूचर बनाओ और आगे जाके उसमें उस फील्ड में काम करो। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ेदार मुझे चेंज लगा, मुझे मज़ा आया। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं अब 12th पास कर चुका हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। खैर आगे काम आएगा, आगे जितने आने वाले बच्चे हैं उनको दुख नहीं सहना पड़ेगा, उनको कष्ट नहीं होगा, इस बात की खुशी है मुझे। तो इन सब्जेक्ट तो ठीक था, चलो इन सब्जेक्ट में इतनी लिबर्टी मिल गई कि मैं कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्जी से 5 या 6 चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन सरकार ने इसके साथ साथ एक बोनस भी दिया है, और बोनस क्या है कि कुछ करिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर हो गए या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन और डिबेटिंग। सरकार ने इन सब्जेक्ट को भी सीरियसली लिया है और इनको भी सब्जेक्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया है। यानी कि अगर आपको इनमें से भी कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आते तो आप इन सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हो, इनमें अपना करियर बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा चेंज है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये तो हमने बात करी स्कूल स्टूडेंट्स की कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको इस नई एजुकेशन पॉलिसी से क्या मिलेगा, उनको लिए क्या चेंजेस है। अब बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, यानी कि जो लोग बैचलर की डिग्री कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए कुछ क्या है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है कि पहले क्या होता था कि जैसे कि मान लो कि मैं कोई बैचलर की डिग्री कंटिन्यू कर रहा हूँ और फर्स्ट ईयर के बाद या फिर सेकेंड ईयर के बाद क्या होता था कि अगर किसी भी रीजन से मेरी पढ़ाई छूट जाती है और मैं पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो उसके बाद क्या होता था, इन फ्यूचर में कभी वापस आना चाहता हूं वहीं पे, अगर अपनी बैचलर की डिग्री को पाना चाहता हूं तो मुझे शुरू से फर्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती थी। लेकिन सरकार ने ये नियम चेंज कर दिया। अब क्या होगा, अब हर ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद क्या बनेगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और इन फ्यूचर आप वापस से अगर आके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो, अपनी बैचलर की डिग्री पाना चाहते हो, तो आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा। आपको वहाँ से जहाँ से आपने पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से आप उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो और अपनी बैचलर की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो। सरकार ने एक और चेंज किया, वो चेंज ये है कि पहले क्या होता था, बैचलर डिग्री तीन ईयर का होता था, 3 साल का होता था, लेकिन अब सरकार ने ये 3 और 4 ईयर का कर दिया है। यानी कि सिंपल, अगर आप बैचलर डिग्री पाना चाहते हो तो आप 3 ईयर का कोर्स करो, आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे उस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक 4th ईयर भी बनाया, जिसमें वो बच्चे और ज़्यादा उस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा आपको मैं अभी बताऊँगा पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD में इसका 4th ईयर का क्या फ़ायदा है। इसके अलावा सरकार ने एक और टारगेट रखा है। सरकार ने अभी भारत में क्या होता है कि जो 12th करने के बाद हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 26.4% है, यानी कि 1/4 ही है लगभग कहें। तो सरकार ने एक टारगेट रखा है कि बाय 2035 वो उस एनरोलमेंट रेशियो को, यानी कि उस परसेंटेज को वो क्या करना चाहते हैं, वो 50% तक लाना चाहते हैं। यानी 50% बच्चे क्या करें, हायर एजुकेशन के लिए एनरोल हों। तो इस चेंज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि मान लो अगर मैं कोई भी स्टूडेंट बैचलर की डिग्री कंटिन्यू कर रहा है और बीच में उसका मन चेंज हो जाता है, उसका दिल बदल जाता है, वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो वो अब ऐसा कर सकता है। कोई बच्चा बीच में बैचलर की डिग्री को छोड़ के उसके बीच में UPSC की तैयारी करना चाहता है, या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, या फिर अपना करियर किसी और फील्ड में बनाना चाहता है, फिल्म में हो गया, डांस में हो गया, तो वो ऐसा आप कर सकता है। क्योंकि अब हर ईयर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट एक गारंटी होगा कि आप फ्यूचर में आके दोबारा से वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करने के बाद आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, फिर थर्ड ईयर के बाद एक बैचलर मिलेगा, और जब आप 4th ईयर की रिसर्च कंप्लीट कर लोगे तो एक बैचलर प्लस रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अब अंडर ग्रेजुएट के बाद बात कर लेते हैं उन लोगों की जो मास्टर्स कर रहे हैं या फिर PhD करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कुछ है इस नई पॉलिसी में, और वो है कि पहले जो MPhil नाम की जो डिग्री होती थी उसको खत्म कर दिया बिल्कुल। वो अब MPhil नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसके अलावा जो PhD करना चाहते हैं उनके पास अब 2 ऑप्शन हो गए। पहले अगर आप PhD करना चाहते थे तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता था कि अगर आपके पास एक 3 ईयर की बैचलर की डिग्री है, प्लस में अगर 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, तभी आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि अगर आपके पास कोई 4 ईयर की बैचलर वाली डिग्री है जिसमें रिसर्च शामिल है, तो आप उसके बाद डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका 1 साल बच जाएगा। यहाँ पे आपको 1 साल का जो है 1 साल का प्रॉफिट मिल सकता है। आपको बस 4 ईयर की बैचलर डिग्री करनी है कंटिन्यू, जिसमें रिसर्च शामिल है। उसके बाद आपको मास्टर की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने जितने भी चेंजेस के बारे में बात करें वो सारे मेजर चेंजेस थे। अब कुछ माइनर चेंजेस भी हैं जो छोटे चेंजेस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है उसमें है फॉर्मल स्कूलिंग में 15 ईयर। अब जो स्कूलिंग है ना वो 15 सालों का कर दिया गया है। वैसे तो पहले भी 15 सालों का था, लेकिन पहले क्या होता था, हम प्री प्राइमरी जो होते हैं, नर्सरी KG, उनको अपनी स्कूलिंग में गिनते नहीं थे। तो पहले का जो स्कूलिंग था वो इस तरह से होता था कि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक प्राइमरी बोलते थे हम, उससे अगले नेक्स्ट वाले को मिडिल स्कूल बोलते थे, फिर अगले 9th 10th को हम सेकेंडरी बोलते
बोलते थे, और फिर 10+2 जिसको बोला जाता है उसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते थे। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में अब क्या होगा कि अब जो होगा, शुरू की जो प्री प्राइमरी और फर्स्ट सेकंड क्लास होंगे, जो शुरू के 5 साल होंगे उनको हम फाउंडेशन बोलेंगे, उसके अगले वाले 3 साल को हम प्रिपरेटरी बोलेंगे, उससे अगले 3 साल को हम मिडिल स्कूल बोलेंगे, फिर उससे अगले 4 सालों को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। सेकेंडरी के बारे में मैंने बता दिया कि इस जब बच्चा सेकेंडरी स्टेज पे पहुंच जाएगा तो उसको इतनी लिबर्टी दी जाएगी कि वो अपने सब्जेक्ट को खुद चूज कर सकता है। वो जो उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करके उनको पढ़ सकता है, उनमें करियर बना सकता है। इसके अलावा अगर फाउंडेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे को फाउंडेशन, उसकी नींव तैयार की जाएगी, उसको बड़ा किया जाएगा, उसको लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाएगा। जब बच्चा प्रिपरेटरी में हो जाएगा 3rd 4th या 5th क्लास में, तब उसको क्या किया जाएगा, उसको नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, साइंस, सोशल साइंस, मैथ वगैरह नए सब्जेक्ट उसको क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मिडिल स्कूल में क्या किया जाएगा, मिडिल स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज देने पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में इंटर्नशिप कराई जाएगी, उसको खास उस बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि बच्चे, ये बल्ब होता है, इसके भीतर ये टंगस्टन होता है, और टंगस्टन जो होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस तरह के इंटर्नशिप मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगा और जो थ्योरी नॉलेज होगा वो कम कर दिया जाएगा मिडिल स्कूल में। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल में पहले भी बता चुका हूँ, इसमें बच्चे समझदार हो जाएंगे, वो अपना सब्जेक्ट खुद चूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो चेंज है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का जो बजट है उसको सरकार ने कहा है कि उसको वो 6% तक लेकर जाएंगे। अब अभी तक अगर हम देखें कि दूसरे देशों को कंपेयर करें कि दूसरे देशों का एजुकेशन बजट कैसा होता है, तो जो दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जिस देश का माना जाता है वो है फिनलैंड। और फिनलैंड का एजुकेशन बजट जो है लगभग 7% के, उनकी GDP का 7% है। इसी तरह अमेरिका का भी 5 to 6% है, चाइना का भी ऑलमोस्ट 5 या 6% है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का एजुकेशन बजट ना आज तक कभी 4% से ऊपर गया ही नहीं। तो 4% से ऊपर कभी गया नहीं, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी GDP, और इसका सिर्फ 4% ही अगर हम एजुकेशन पे खर्च करें तो फिर कैसे एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसको सरकार ने ध्यान रखा है और एजुकेशन का जो बजट है वो क्या करा है, वो थोड़ा बढ़ाया है। और बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम आज भी देखें तो हमारे जो एजुकेशन का जो बजट निकल के आता है उसमें से ज़्यादातर जो उसका हिस्सा है वो स्कूल टीचरों के या फिर स्टाफ के सैलरी में ही चला जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी मटेरियल, बेंचेस वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, लैब वगैरह, इन सब चीज़ों को जो बजट मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। जिसकी वजह से हमारे सरकारी स्कूलों की हालत आप देखते ही होंगे आपके आसपास कैसा है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि अगर हम 6% खर्चा करेंगे अपने जीडीपी का 6% अगर खर्चा करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है कि अगर हम जीडीपी का 6% हिस्सा खर्चा करेंगे, 4 से 6% खर्चा करेंगे तो रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे बच्चों को, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम में सुधार तो आएगा ही आएगा। अब आखिर में उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो बच्चे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो बच्चे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों से जीके और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो से जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो इस प्रकार है, जैसे कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको हम बोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अलावा जो इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म आया था यानी बदलाव आया था वो इससे पहले आया था 1986 में, जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। इसके अलावा जो दूसरी बात आपको याद रखनी वो है कि HRD मिनिस्ट्री जो होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया, उसका नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। और एजुकेशन जो HRD मिनिस्टर है वो है रमेश पोखरियाल। लेकिन बहुत जल्द जब ये बिल पास हो जाएगा संसद में लोग लेजिस्लेटर इस बिल के पक्ष में वोट करेंगे, तब अगर ये बिल पास हो गया तब ये मिनिस्ट्री जो होगी वो HRD मिनिस्ट्री से इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगी, तब ये एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल कहलाएंगे। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वो ड्राफ्ट को तैयार करने वाली कमेटी का जो हेड है वो है के कस्तूरी लिंगम। उनका नाम क्या है, के कस्तूरी लिंगम। और ये इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या है, ये हेड है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नवोदय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो का अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।